अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो मेरे बच्चे एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज शुरू की जा रही है। आगे चल के आपका एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 भी आने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है 24 मई से स्टार्ट होगा और उसके बाद राउंड 2 भी आएगा। तो जाहिर है ये जो पास पेपर्स हैं जो माजी में एनईडी यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है, मैं ऑब्वियस सी बात है, मेरा बेटा चूंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो मैं आपको फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करा रहा हूँ। ये जितने भी पास पेपर्स हैं इनके बारे में आपने ये जहन में रखना है, ये सारे के सारे हमारे पास कहाँ से आए हैं। ये मेरे बच्चे सारे के सारे रिक्रिएटेड पास पेपर्स हैं। ठीक है, आपने डिफरेंट जगहों पे देखे होंगे रिक्रिएटेड पास पेपर्स आपको बिखरे हुए डिस्पर्स्ड फॉर्म में मिलते हैं। यहां पर मैं आपके लिए सारे के सारे ईयर वाइज कंपाइल करके उनको सॉल्व कराते हुए लाऊंगा, चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, सब हम इसके अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। ये सारे के सारे अपलोड होते रहेंगे इंशाल्लाह, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे अपलोड होते जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर वो सारे के सारे पेपर भी होंगे जो कि कंप्यूटराइज्ड हैं और वो भी होंगे जो कंप्यूटराइज से पहले थे। जैसे आपके इल्म के अंदर है एनईडी यूनिवर्सिटी ने तकरीबन सन 2000 से ये पेपर लेना शुरू किया है। 2000 से लेके तकरीबन 2019 तक ये पेपर बेस हुआ करता था और उसको हम रिक्रिएट किया करते थे। फिर 2019 के अंदर कोरोना आया, कोविड आया, तो 2019 के बाद से 2020 से ऑनवर्ड 2020, 2021, 22, 23, 24 इन सब के जो आपको पास पेपर्स मिलेंगे, यानी कि अभी मैं 2025 में ज़ाहिर है ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2024 तक के आपको जितने भी पास पेपर्स मिलेंगे ये सारे के सारे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इनको हम कहते हैं सीबीटी। इन पास पेपर्स को खास तौर पे ये जो आपको 2020 से 2024 तक के मिलेंगे, इनको सॉल्व करने का फायदा क्या होने वाला है? इनको सॉल्व करने का फायदा मेरा बेटा ये होने वाला है कि जो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना वो हमेशा कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं। जाहिर सी बात है आपके पास एक क्वेश्चन का बैंक है, किसी भी यूनिवर्सिटी के पास जो सीबीटी टेस्ट लेता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है, उनका क्वेश्चन का बैंक हमेशा कैसा होता है, फिक्स होता है। उसी में से पलट पलट के क्वेश्चंस क्या हो रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं। मैं ये रिकमेंड हरगिज नहीं करूंगा कि आप सिर्फ पास पेपर्स पे रिलाई करो, लेकिन ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है, अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हो, तो आप ये फ्लेवर लेने के लिए, ये एक टेस्ट लेने के लिए कि एनईडी यूनिवर्सिटी किस तरह के सवालात हमसे माजी में पूछ चुकी है, आप इसके ऊपर जा सकते हो, बेफिक्र होकर इसको फॉलो कर सकते हो। आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। तो शुरू करते हैं पास पेपर का सॉल्यूशन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इफ द मास एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज इज डबल। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये जान लो बेटा, ये कैपिटल जी जो है आपके पास, ये कैपिटल जी किस बला का नाम है? ये कैपिटल जी जिस फॉर्मूले से हमारे पास निकाला गया उस फॉर्मूले में इसका नाम रखा गया हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जिस बंदे ने इसको अपने फॉर्मूले में यूज करा था दैट वाज न्यूटन, और उसके लॉ का नाम है आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन आपके पास पूरे यूनिवर्स में जितने भी मैटर्स मौजूद हैं, जितने भी मैसेज मौजूद हैं हमारे पास, दे ऑल आर अट्रैक्टिंग ईच अदर टुवर्ड्स देमसेल्व्स। तमाम मैटर, एवरी मैटर इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर मैटर टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है, विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ बोथ बॉडीज। ठीक है, यानी कि जितने ज्यादा मैसिव बॉडीज होंगी उतना ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स रखेंगे एक दूसरे के साथ, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between them. Let r be the distance between their centers. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है हमारे पास, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। तो जब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो आप, तो जो कांस्टेंट हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज जी, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब मजे की बात क्या है, ये कांस्टेंट जो है ये पूरी कायनात के अंदर हमारे पास सेम रहता है, चाहे छोटी बॉडीज के दरमियान अट्रैक्शन निकालनी हो, चाहे बड़ी बॉडीज के दरमियान अट्रैक्शन निकालनी हो, चाहे करीब बॉडीज के दरमियान निकालनी हो, चाहे दूर बॉडीज के दरमियान निकालनी हो। तो आपके पास ये जो कैपिटल जी की वैल्यू है दैट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर, राइट? तो आप मासेस डबल कर लो, डिस्टेंस डबल कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल जी की वैल्यू इज गोइंग टू रिमेन सेम, व्हिच मींस ऑप्शन सी विल बिकम द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, अगले सवाल में हमसे कह रहे हैं अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम्स। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे डेटा बनाना स्टार्ट कर दिया। मास मेरे पास आ गया 150 ग्राम्स, जिसको मुझे मालूम है कि एसआई यूनिट नहीं है, तो मैं 1000 से कन्वर्ट करके इसके एसआई यूनिट यानी कि केजी के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 0.15 केजी। आगे कह रहे हैं ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, जो मेरे पास स्पीड यानी कि v आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। आगे कह रहे हैं एंड स्ट्राइक अ बैट इन अ टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड। जैसे ही उस बैटर ने बैट्समैन ने बॉल को खेला तो बॉल उसके बैट के साथ जो कांटेक्ट में रही
वो रही इतनी सी देर के लिए, 0.01 सेकेंड्स के लिए। कह रहे हैं फाइंड द फोर्स ऑन द बैट, आपने ये फोर्स निकाल के दिखानी है कि भाई बैट के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो बेटा मेरी एक बात याद रखना, किसी भी सवाल में अगर आपको शुबा हो जाए कि उस सवाल में कोलिजन का जिक्र है, किसी भी तरीके से दो चीजें टकरा रही हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक बैट के साथ एक बॉल आके टकरा रही है और कुछ देर तक उसके साथ कांटेक्ट में रहती है, तो कहीं पे भी अगर आपको कोलिजन का शुबा हो जाए तो आपने वहां पे कोशिश करनी है किसी तरीके से कि मोमेंटम को चेक करो कि मोमेंटम तो कहीं से अप्लाई नहीं हो सकता। बट सर यहाँ पे तो सवाल में फोर्स निकालने को कह रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, फोर्स की एक डेफिनेशन होती है हमारे पास, दैट फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है बॉडी में कितना मोशन मौजूद है, और बॉडी में मोशन बढ़ाना हो या कम करना हो, दोनों के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। जितनी तुम फोर्स लगाते हो उतना ही हमारे पास मोमेंटम बढ़ता है और मोमेंटम कम भी होता है, जिसका मतलब फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने लिख दिया P over T। नाउ मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, डिवाइड में आ गया टाइम। We have the mass 0.15, we have the velocity which is 12 and we have the time which is 0.01। तो जैसे ही आप इन सबको वैल्यूज पुट करते हो तो आपके पास आंसर निकल के आता है कैलकुलेट करने के बाद 180 न्यूटन। नाउ इज इट इजी for us to search in the options? Yes sir, option B हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं वाटर टैंक इज कैप्ड एट अ हाई एलिवेशन। बिल्कुल ऐसी है, आप कहीं नहीं जाए, अपने घरों के अंदर देख लें, हमारे पास दो तरह के टैंक होते हैं। एक अंडरग्राउंड टैंक होता है जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं और उसके बाद फिर उसको ऊपर चढ़ा देते हैं। पानी को स्टोर करने के बाद हम क्या करते हैं, उस पानी को ऊपर चढ़ाते हैं, और ऊपर कहाँ, हमेशा देखिएगा आपके घरों में जो टंकी लगी हुई होती है दैट इज ऑलवेज एट द टॉप फ्लोर। क्यों रखा जाता है उसको टॉप फ्लोर पे, क्या ऐसा होता है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है हमारे पास टॉप फ्लोर पे रखने से? देखते हैं भाई। सबसे पहली चीज, आपके पास जब आप टॉप फ्लोर पे रख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है हाइट इंक्रीज होती चली जा रही है। आओ चारों ऑप्शंस में से देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हाइट पे डिपेंड करता है। स्टार्टिंग विद ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। सर जी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या बराबर होती है हमारे पास, mgh के, जिससे मुझे साफ साफ पता लगता है कि सर पोटेंशियल एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक मास पे और एक हाइट पे। अगर हम लोग सेम सरफेस पे रख के बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो जी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं हाइट बढ़ाता जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जिसका मुझे फायदा भी है, क्योंकि जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी मेरी पानी के अंदर स्टोर होगी उतना प्रेशर से, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से उसने नीचे आना है, वही एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट होने लग जाएगी उसकी मोशन के अंदर। बिल्कुल ठीक है सर, पहला ऑप्शन तो ठीक लग रहा है। और दूसरा भी देख लेते हैं। अब दूसरे ऑप्शन के अंदर वो हमसे कह रहे हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट बेटा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इन अ पाइप। ठीक है, तो आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट को अगर हम गौर से देखें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के फॉर्मूले को रिलेट करते हुए, तो हमारे पास कहीं से भी इसमें हाइट का जिक्र नहीं है। अगर हाइट का जिक्र नहीं है तो ये तो हाइट पे डिपेंड नहीं कर रही है हमारे पास। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। अब ऑप्शन सी जो है हमारे पास इसी तरीके से, तो ऑप्शन सी आपसे कह रहे हैं मास फ्लो रेट। मजे की बात ये जो मास फ्लो रेट है ये भी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से ही निकलता है, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब इसको भी अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर भी लाजमी हमें नजर आ रहा है कि भाई हाइट का जिक्र हो ही नहीं रहा, और नन ऑफ दीज तो फिर आप हटा ही दें, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बच जाता है आपके पास, ऑप्शन ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 4 कह रहे फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एज शोन इन द ग्राफ। अब ये जो ग्राफ है जरा इसको एनालाइज करते हैं कि ये ग्राफ किसके बारे में है। ये ग्राफ में आपके पास सबसे पहले y एक्सिस के अंदर आ रही स्पीड और x एक्सिस के ऊपर आ रहा है टाइम। इसका मतलब ये हमारे पास है कि स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड टाइम भी कह सकते हैं, वेलोसिटी टाइम भी कह सकते हैं इसको हम लोग, बिकॉज़ इट इज नॉट मेंशन कि इसमें डायरेक्शन है कि नहीं है। एनीवेज स्पीड टाइम ग्राफ मान लेते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर बेटा हमेशा एक बात याद रखना, स्पीड टाइम ग्राफ से हम दो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो दो चीजें क्या हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपने स्पीड टाइम ग्राफ से ये फाइंड करना है कि आपकी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप क्या करते हैं, जो भी ग्राफ बना हुआ है उसके अंडर का एरिया निकाल लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो अगर आप एरिया निकाल लेते हो स्पीड टाइम ग्राफ का, आपको पता लग जाएगा कि डिस्टेंस कितना है हमारी बॉडी ने कवर किया हुआ। और अगर आप चाहते हो स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको अपने ग्राफ का स्लोप या फिर ग्रेडियंट निकालना पड़ता है। ठीक है जी, अब चूंकि इस सवाल में जिक्र है हमारे पास डिस्टेंस निकाल के दिखाइए, तो मैंने सबसे पहले एरिया निकालने का सोचा। अब एरिया जब मैं निकालने गया तो मुझे नजर आ रही है तो बड़ी सर रेगुलर सी शेप है, और इस रेगुलर सी शेप को हम कहते हैं ट्राइंगल। ठीक है, अगर इसको हम लोग कहते हैं ट्राइंगल, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा मुझे तो सिर्फ सर, और यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। और ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब और वैल्यूज पुट करते हैं। बेस, हमारे पास इस ट्राइंगल की जो बेस है वो 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रही है हमारे पास 5 तक, तो मैंने लिख दिया हाफ इंटू 5। और इस ट्राइंगल की जो हाइट है
वो कहाँ तक जा रही है, हम देखें इसका टॉप पॉइंट जो है, इसकी जो टॉप पॉइंट एलिवेशन हमारे पास है वो 10 तक जा रही है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। अब आपके पास कैंसिल कर दीजिए, 2 1 2, 2 5 10 और 5 5 हो जाएंगे हमारे पास 25 मीटर्स, विच विल मेक ऑप्शन बी टू बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. Moving on, question number 5. Can two tuning forks are producing a frequency of 50 Hz and 52 Hz? Find the beat frequency. देखो हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी हमारे पास दो slightly different frequencies के साउंड्स एक दूसरे के साथ प्रोड्यूस किए जाते हैं या फिर एक दूसरे के साथ ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो आपके पास वो दोनों सुपरपोज करके एक दूसरे के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक बीट, यानी कि वो बनाते हैं बीट। और उस बीट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी कि उस बीट की रिपीटिशन का हमारे पास जो समझ ले साइकिल की रिपीटिशन का जो हमारे पास कितनी देर में कितनी साइकिल्स रिपीट हो रही हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि कितनी देर में आपके पास कितनी साइकिल्स रिपीट हो रही हैं। तो आपके पास बीट की फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं? बीट की फ्रीक्वेंसी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास प्लस माइनस F2 माइनस F1, ठीक है। प्लस माइनस हम लोग आते हैं अपर और लोअर साइड के लिए। अब चूंकि यहाँ पे ऑप्शंस में प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ तो इट्स ओके, हम लोग जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल के यहाँ पे बता देंगे। अब F2 माइनस F1, F2 की जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है दैट इज 52 हर्ट्ज माइनस F1 कितनी है हमारे पास 50, दोनों को माइनस किया तो मेरे पास बीट फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई दैट इज 2 हर्ट्ज। वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो 5 का आंसर हो गया मेरे पास A। Moving on, question 6, कह रहे what will be the work done, ठीक है, when a force of, सबसे पहले तो मुझे क्या गिवन है, फोर्स गिवन है, मैंने फोर्स की वैल्यू लिख दी। फोर्स हमारे पास गिवन है 3I प्लस 2J प्लस 3K, ठीक है। कह रहे हैं इस फोर्स ने क्या करा, मेरी बॉडी को एक पॉइंट से मूव करके वो दूसरे पॉइंट तक लेके आ चुकी है। पहला पॉइंट R1 था, लेट से R1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी 2I प्लस J प्लस K, और दूसरा पॉइंट था R2 की वैल्यू में दी हुई है 7I माइनस 4J प्लस का 2K। अब सवाल में आपसे कह रहे हैं कि ये R1 से मूव करके बॉडी चली गई R2 तक, तो R1 से R2 के दरमियान की जो पोजीशन है उसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वही तो डिस्प्लेसमेंट के बाद में बात करेगा। अब इन दोनों के दरमियान की पोजीशन हम कैसे निकाल सकते हैं? लेट्स से मैं कहता हूं इन दोनों के दरमियान की पोजीशन है R, तो R किसके बराबर हो जाएगा बेटा, R2 माइनस R1। दूसरे पॉइंट में सेकंड पॉइंट को मैंने माइनस कर दिया, और माइनस करते हैं, जब माइनस करते हैं तो I में से I वाली वैल्यू माइनस होती है, विच मीन्स दैट 7I क्या हो जाएगा हमारे पास 2I, 7I में से मुझे 2I को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7I में से जब मैं 2I को माइनस करता हूं तो आंसर आ जाता है 5I। सिमिलरली -4 -1 कितने हो जाएंगे -5J, फिर 2 -1 कितने हो जाएंगे सिंपली प्लस के। अब आपने निकालनी है फोर्स की, सॉरी वर्क डन। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ हाउ मच इज द फोर्स? द फोर्स इज 3I प्लस 2J प्लस 3K, एंड हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट? डॉट डिस्प्लेसमेंट करते हैं, जो R की वैल्यू हमने निकाली है 5I माइनस 5J प्लस के। डॉट प्रोडक्ट निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है, I वाले कोफिशिएंट को I वाले से मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ, और ये हो जाएगा 3 5 15, ठीक है। आगे आएगा I डॉट I जो कि बराबर होता है 1 के, ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला हो जाएगा 2 इंटू -5, ये बन जाएगा हमारे पास -10, ठीक है। सिमिलरली 3 इंटू +1 ये बन जाएगा प्लस का 3। 15 माइनस 10 होते हैं 5, और 5 प्लस 3 होते हैं हमारे पास 8। तो मेरे पास ले दे के वर्क डन का आंसर आ गया 8, और वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है हमारे पास जूल्स। तो आपका ऑप्शन करेक्ट ढूंढ लीजिए अब आप अपने पास, ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी 8 जूल्स। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल में हमसे कह रहे हैं कि आपके पास 1 kg मास को अगर मैं एनर्जी में कन्वर्ट करता हूं, जस्ट अ सेकेंड, अगर 1 kg मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो कितनी एनर्जी बनेगी, ठीक है। मास ऑफ 1 kg इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ व्हाट? अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन वो पहला बंदा है जिसने हम लोगों को ये बात सिखाई थी कि मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। आप अगर ऐसा चाहते हो ये जानना कि कितनी एनर्जी में कोई मास कन्वर्ट होगा, तो आइंस्टाइन की बहुत ही फेमस इक्वेशन है E इक्वल टू mc², हम उसका इस्तेमाल करते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं और निकालते हैं। मास की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है 1 kg, C की वैल्यू कांस्टेंट होती है जिसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू होती है 3 एक्सपोनेंट 8, और इस पर क्या लग जाएगा स्क्वायर, दैट्स इट। 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो वही रहेगी। 3 का स्क्वायर होता है 9, और 10 की पावर 8 थी उस पर स्क्वायर लगेगा तो बन जाएगी 16। और एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है हमारे पास जूल्स। नाउ लुक फॉर दी ऑप्शंस, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा दैट विल बी ऑप्शन बी। मूविंग ऑन,
कह रहे हैं 8 में किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। अब किलोवाट किसका यूनिट होता है हमारे पास? पावर का बेटा, ठीक है। आर किसका यूनिट होता है हमारे पास? टाइम का। ये सर पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास होता है एनर्जी या फिर वर्क के बराबर, ठीक है। पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम बराबर होता है एनर्जी या वर्क के। अगर ऐसे नहीं याद तो अगर आप पावर की डेफिनेशन से भी चला लेते हो, पावर बराबर होता है वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। तो आपके पास आप यहां से भी देख सकते हैं टाइम डिवाइड हो रहा है, पावर के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा आपके पास इस तरीके से पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, या फिर ये बराबर हो जाएगी एनर्जी के। तो किलोवाट आवर एक्चुअली किसका यूनिट बन गया हमारे पास? फिर एनर्जी या वर्क। अब जो ऑप्शन में गिवन है दैट इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इज फाउंड टू बी 40 ओम्स। रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है, डेल्टा आर रेजिस्टेंस का चेंज कितना आ गया हमारे पास? 40 ओम्स। कह रहे व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम, कितने टेम्परेचर से हीट करना शुरू करा मैंने उसको? 300 डिग्री सेल्सियस। और जब मैं ऑप्शंस देखता हूं मुझे सारे केल्विन में नजर आते हैं, तो मैं काम करता हूं कि सबको पहले से कर लेने दो कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 573 केल्विन। आगे क्या कह रहे हैं? 2T डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर कितना है? T है, पता नहीं कितना है सर। अच्छा आगे देखते हैं आपके पास, उसके बाद क्या कह रहे हैं हमारे पास? उसके बाद कह रहे हैं व्हेन अल्फा, अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि अगर मैं किसी भी रेजिस्टेंस का या फिर किसी भी मटेरियल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो उसकी रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है उसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस के मुकाबले में, उसे हम कहते हैं अल्फा, ठीक है। और अल्फा का जो यूनिट होता है वो होता है हमारे पास ऐसा यूनिट केल्विन इनवर्स या सेल्सियस इनवर्स। आगे क्या कह रहे हैं? एंड इनिशियल रेजिस्टेंस होती है आर नॉट, आर नॉट की वैल्यू कितनी दे दी? 10 ओम्स। कह रहे हैं ये टी जो लिखा है ना आपने, ये टी निकाल के दिखाओ जरा कितना है भाई, ठीक है। निकाल लेते हैं टी कितना है हमारे पास, निकालते हैं जरा। देखो चेंज इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, इसको अगर हम लोग किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर डाल सकते हैं तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास होती है, सॉरी देखिएगा, अगर मैं इसको किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि आपके पास चेंज इन रेजिस्टेंस रिलेटेड विद टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। और जरा इसको अकेला करना चले, डेल्टा आर के साथ जाके अल्फा और आर नॉट डिवाइड हो जाएंगे, और डेल्टा टी को अगर मैं ओपन करके लिखूं फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर था T, इनिशियल था 573। अब ये जो 573 यहाँ पे आपने लिखा है ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंपली प्लस, ठीक है जी। अब अगर ये दूसरी तरफ जाके हमारे पास प्लस हो जाता है तो देखते हैं इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास। इट विल बी डेल्टा आर, डेल्टा आर की वैल्यू हम लोगों ने लिख दी अपने पास 40 जो कि गिवन है क्वेश्चन में, अल्फा की वैल्यू मैंने लिख दी 0.004 ये भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और आगे हमारे पास कौन है? आर नॉट विच इज 10 ये भी मेंशन्ड है, प्लस 573 जो दूसरी तरफ माइनस हो रहा था वो यहाँ के प्लस हो जाएगा, और ऑप्शन का आंसर निकालने के लिए हम कैलकुलेटर उठा लेंगे, ठीक है। तो आपके पास इसका जो आंसर निकल के हमारे पास आ रहा है वो आंसर अगर आप देखें तो आपके पास इसका आंसर हमारे पास मौजूद ही नहीं है, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 1573। तो आपके पास फाइनल टेम्परेचर बन जाता है 1573 केल्विन। अब 1573 केल्विन अगर हम ढूंढें हमारे ऑप्शंस में मौजूद ही नहीं है, तो ले देके हमारा आंसर क्या बन जाएगा आसानी से? नन ऑफ दीज। मूविंग ऑन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं भाई, ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास वाई एक्सिस पे और टाइम आ गया एक्स एक्सिस पे। कह रहे हैं इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है और वो भी कैसी? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल से जा रहा है वो ग्राफ। देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी, आओ एक्सेलरेशन निकालें। तो बेटा पहली चीज ये बात याद रखना, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन होता है हमारे पास स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ, स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। तो आपके पास इसका ग्रेडियंट निकाल लीजिए। ग्रेडियंट का मतलब होता है या स्लोप का मतलब होता है हमारे पास कि कितना चेंज आ रहा है। हम दो तरीके से इसको देखते हैं। पहली बात तो मुझे नजर आ रहा है इसका सर स्लोप है ही नहीं सर, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जितने भी मैथ्स वाले बच्चे बैठे हुए हैं दे ऑल नो कि आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन का जो ग्राफ स्लोप होता है वो हमेशा कैसा होता है हमारे पास? जीरो।
अच्छा, एक तो तरीका ये हो गया, इसका ग्राफ का स्लोप कितना आ गया हमारे पास 0। दूसरा तरीका आप अगर देखें, देखो ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, जिसका मतलब वाई एक्सिस के अंदर चेंजेस ही नहीं आ रहे इसके अंदर, तो जो वैल्यू यहाँ पे है स्पीड की, अगर आप देखें वही वैल्यू यहाँ पे भी है स्पीड की, तो स्पीड चेंज ही नहीं हो रही। और अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही, ऐसी स्पीड को हम कहते हैं, या ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड। अब आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी हमारे पास? सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही टाइम बढ़ते बढ़ते, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी हमारे पास बेटा? 0, विच विल मेक ऑप्शन सी टू बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं टू चार्जेस, दो चार्जेस हैं, एक ये आ गया भाई, एक ये आ गया, दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम एक काम करते हैं, हम दोनों को अलग अलग लिखने के बजाय, Q1 और Q2 को अलग अलग मेंशन करने के बजाय एक ही नाम दे देंगे अपने पास। दोनों की वैल्यू की जगह हम लिख देंगे भाई Q के बराबर है, और कितना है? 40 माइक्रो कूलम। माइक्रो का प्रीफिक्स हटा दीजिए बेटा, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंट -6 कूलम्स। आगे क्या कह रहे हैं? एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन ऑन ईच अदर। दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, बट अट्रैक्टिव या रिपल्सिव ये सवाल में जिक्र नहीं है, बट व्हाटएवर दैट फोर्स इज, इट इज 40 न्यूटन। कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को एक दूसरे से कितना दूर रखा होगा हम लोगों ने कि यार ये 40 न्यूटन की फोर्स लगाने लग गया है, तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। अब अकॉर्डिंग टू कूलम, कूलम भाई ने हम लोगों को ये लॉ समझाया था, ये चीज समझाई थी कि भाई दो चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल कितनी फोर्स से करते हैं, वो फोर्स आपके पास जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से दी जाती है, दैट एक्सप्रेशन इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आओ यहां से आर को अकेला करें, आर को अकेला करेंगे, आर स्क्वायर वहां चला जाएगा, और F हमारे पास यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। भाई आर को अकेला करना है सर, आर की वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो हटा दो स्क्वायर, उसके साथ जो एक्स्ट्रा चीजें पड़ी हुई है, रूट लगा दिया मैंने। जैसे ही मैंने रूट लगाया तो आर की वैल्यू देखें क्या बनती है, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है K विच इज अ कांस्टेंट 9 एक्सपोनेंट 9। Q1 Q2 दोनों सेम चार्जेस हैं सर, जब दोनों सेम चार्जेस हैं तो दोनों की वैल्यू कितनी है? 40 एक्सपोनेंट -6। दो दफा लिखने से अच्छा है स्क्वायर लगा दो, क्योंकि मल्टीप्लाई दो ही दफा हो रहे हैं ना भाई आपके पास, डिवाइडेड बाय F। F की वैल्यू हमारे पास है 40 न्यूटन। अब जब मैं ये सारी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करता हूं, तो कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो आंसर आ जाता है, दैट आंसर कम्स अप टू बी 0.6 मीटर्स। सर ये तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन सारे सेंटीमीटर्स में है। कोई बात नहीं, सेंटीमीटर्स में तो कन्वर्ट कर लेते हैं, आपके पास 0.6 मीटर्स में आ रहा है ना, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये बन जाएगा सेंटीमीटर्स में, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा ले देके 60 सेंटीमीटर, विच विल मेक ऑप्शन डी टू बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 12 कह रहे मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द रेंज। हाइट किसके बराबर हो जाए भाई? रेंज के बराबर हो जाए, ऐसा एंगल बताओ। आओ बनाते हैं। हाइट का जो फॉर्मूला होता है बेटा किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, वो होता है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करते हुए चलें, g से g कैंसिल हो जाना है, v0 स्क्वायर से v0 स्क्वायर चले जाना है, और यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, और यहाँ पे साइन 2 थीटा को ओपन कर लूँ अगर मैं, तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक साइन से एक साइन भी कैंसिल हो गया, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, साइन और थीटा के साथ आके कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 वहां जाके 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा। साइन ओवर कॉस होता है 10, तो थीटा की वैल्यू बन जाएगी बेटा आपके पास tan इनवर्स ऑफ 4। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे tan इनवर्स ऑफ 4 को अपने पास, द आंसर विल कम अप टू बी 75.9 डिग्री which is approximately equal to 76 डिग्री। तो नियरेस्ट ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। अब इस तरह से बेटा पेपर में सवाल में कोई भी रेशियो दे देते हैं आपको, कोई भी लिंक बना के दे सकते हैं। यहाँ पे तो रेंज और हाइट को इक्वल करने को बोला, हो सकता है पेपर में दे देंगे भाई रेंज हमारे पास डबल है हाइट के, रेंज ट्रिपल है हाइट के, कुछ भी आ सकती है आपके पास वैल्यू, उसके हिसाब से सॉल्व कर लेना इस इक्वेशन को, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। अच्छा जी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम किसके बराबर हो सकता है यार? ये बराबर होता है हमारे पास, अगर हम थोड़ा सा हम लोग इसको ओपन करके लिखें तो आपके पास देखिएगा यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स की जगह मैं लिख सकता हूँ डेल्टा पी ओवर टी, मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है टाइम से, तो इक्वेशन क्या बच गई ले देखिए, डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का जो चेंज होता है इट इज डिफाइंड एज
impulse of a body. So what is impulse? Impulse is the momentum change a body experiences. जितना भी बॉडी के अंदर मोमेंटम का चेंज आता है वो कहलाता है हमारे पास इंपल्स. ठीक है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये किस चीज की डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे पास? ए, इंपल्स. बाकियों के भी देख सकते हैं भाई. फोर्स तो सर एम है, ये तो ऑटोमेटिकली कट गया. पावर क्या होता है सर? वर्क डन ओवर टाइम होता है, वो भी नहीं बन रहा. वर्क क्या होता है सर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वो भी नहीं बन रहा. तो ले दे के हमारे पास इस तरह से भी अगर हम निगलेक्ट करते हुए भी चलें तो ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन बन जाता है. मूविंग ऑन, 14 कह रहे हैं if the radius of a rotating body is halved then its angular momentum will be. चलो मान लेते हैं बॉडी रोटेट कर रही है, इसके एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारे पास mvr. अब मैंने क्या करा? इसका रेडियस हाफ कर दिया. पहले के मुकाबले में इसके रेडियस में जो छेड़छाड़ हुई है पहले के मुकाबले में कितनी हो गई? हाफ. तो ये पूछ क्या रहे? एंगुलर मोमेंटम में कितनी छेड़छाड़ होगी? निकाल लेते हैं. एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mv r डैश. r डैश की जगह आ जाएगा r/2, जिसको हम लिख सकते हैं हाफ बार निकाल के mvr. और mvr तो सर ओरिजिनल एंगुलर मोमेंटम था, तो आपकी वैल्यू किसके बराबर बच गई? l डैश की हाफ l के बराबर. जिसका मतलब एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा हमारे पास? हाफ हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम और ये जो रेडियस है ये लीनियरली एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, विच विल मेक द करेक्ट ऑप्शन टू बी ऑप्शन बी. क्वेश्चन 15 में कह रहे हैं द पाथ डिफरेंस ऑफ डार्क फ्रिंज ऑब्टेन्ड इन यंग्स डबल स्लिट विल बी. देखो बेटा, आपके पास इंटरफेरेंस की जो पाथ डिफरेंस की कंडीशन होती है कि दोनों वेव्स एक दूसरे से कितना फर्क रखती हैं फासलों में, अब उनको हम लोग जनरलाइज करके हमने कैसे सीखा हुआ है? दो इंटरफेरेंस होती हैं, एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होती है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो जनरल कंडीशन है पाथ डिफरेंस की, दैट इज m लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव की हमारे पास होती है m प्लस हाफ लैम्डा. ये क्यों होती है इसकी वजह भी जान लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब हो सकती है? या तो इस तरह से क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, ऐसे केस में पाथ डिफरेंस कितना बन जाता है हमारे पास? 0. या फिर अगली कंडीशन क्या हो सकती है कि आपके पास इस तरीके से क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, तो यहाँ पे फर्क कितना आ जाता है दोनों वेव्स के दरमियान? एक वेव का. तो ये हो सकती है लैम्डा. तो अगर मैं आगे चलूं तो अगला आ जाएगा 2 लैम्डा. करते करते जनरल कंडीशन क्या बन जाती है हमारे पास? m लैम्डा. जबकि डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है बेटा? डिस्ट्रक्टिव के अंदर हमारे पास ओवरलैप करती है क्रस्ट और ट्रफ. अगर क्रस्ट और ट्रफ कर रहे हैं तो दोनों के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो कम से कम भी कितना है? आधी वेव का, विच इज हाफ लैम्डा. तो आपके पास पहली कंडीशन ही क्या बनेगी? हाफ लैम्डा. अगला क्या होगा? हो सकता है यहां से ना कर रहा हो सकता है हमारे पास दूसरे ट्रफ से लाए करना शुरू हो जाए. अगर दूसरे ट्रफ से हमारे पास डिस्ट्रक्टिव स्टार्ट होती है तो यहाँ पे हो जाएगा एक पूरी वेव और एक आधी वेव. अगली कंडीशन बनेगी 1 प्लस हाफ लैम्डा. ठीक है, सो ऑन करते जाओ, 2 प्लस हाफ लैम्डा, 3 प्लस हाफ लैम्डा, एंड जनरल कंडीशन बन जाती है हमारे पास m प्लस हाफ लैम्डा, विच विल मेक द करेक्ट ऑप्शन टू बी ऑप्शन बी. बस इन्होंने पूछा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस बता दीजिए. अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखा नहीं है सर, तो बेटा हमें पता होना चाहिए डार्क फ्रिंज कब बनती है? जब दोनों लाइट रेज एक दूसरे को क्या कर देती हैं? ओवरलैप करके कैंसिल, या उनका मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड हमारे पास 0 हो जाता है. और वो कब होगा? जब वो दोनों ऐसे इंटरफेयर करेंगे कि क्रस्ट के ऊपर ट्रफ लाए करे और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट लाए करे, विच विल मेक द इंटरफेरेंस टू बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो बेटा ये भी याद रखिएगा, डार्क फ्रिंज का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ब्राइट फ्रिंज का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे इंड्यूस्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. भाई हमारे पास एक बंदा था फेरेडे, जिसने बोला ये जो ईएमएफ या करंट इंड्यूस होता है ये किस किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स, उसके बाद चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी कहते हैं जिसको हम लोग. तो अब अगर हम देखें भाई आपके पास ये जो फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर सरफेस एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस होती हुई जा रही हैं वो कहलाता है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स. तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन ए तो सर करेक्ट हो गया. ऑप्शन बी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. सर ये भी तो पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स खुद भी किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे. तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया. तो हमारे पास ले दे के जो बेस्ट ऑप्शन बचता है फिर हो जाता है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. Question number 17 कह रहे हैं if mass of earth becomes twice and its radius also increased by 2 times. आओ छिड़ते हैं भाई. देखो आपसे पूछा जा रहा है बताओ फिर ये g की वैल्यू क्या हो जाएगी. देखिए g की वैल्यू किसी भी प्लेनेट के ऊपर जो दी जाती है वो दी जाती है हमारे पास बाय द फॉर्मूला, दैट इज कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m mass of that planet and r radius of the planet.
अर्थ के लिए निकाल लो तो ई लगा देते हैं। कह रहे हैं अर्थ के मास को मैंने अब क्या कर दिया, डबल कर दिया है, तो एम ई डैश कितना हो चुका है हमारे पास, बराबर हो चुका है 2 टाइम्स ऑफ एम ई के। और रेडियस को भी मैंने क्या कर दिया आपके पास, रेडियस को भी मैंने डबल कर दिया है, तो ये हो जाएगा 2 आर ई। तो सर जी की वैल्यू में भी तो चेंजेस आएंगे, आओ देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। जी एम डैश की जगह आ जाएगा हमारे पास 2 एम ई, मास डबल हो चुका है। आर रेडियस भी कितना हो चुका है हमारे पास 2 आर ई। अच्छा एक छोटी सी चीज ऐड कर लीजिएगा बेटा, गलती हो गई यहाँ पे, आर ई के ऊपर स्क्वायर भी होता है, तो ये स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया। नंबर्स को बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा 2 जी एम ई डिवाइड में 2 का स्क्वायर होता है 4 और नीचे आ जाएगा आर ई स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखें 2 और 4 कैंसिल होकर बन जाएंगे 1/2 और ये जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, ये तो सर आपकी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ जी के बराबर था, तो यहाँ पे आ जाएगा ओरिजिनल जी, विच विल मेक द करेक्ट ऑप्शन कि भाई आपके पास जी की वैल्यू कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी अपने पहले के मुकाबले में, और द करेक्ट ऑप्शन विल बिकम ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं थर्मल रेडिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ, थर्मल रेडिएशन का मतलब जो हीट की वेव्स हमारे पास मूव करती हुई ट्रेवल करती हुई आ रही हैं, लेट्स से सन से जो हम तक पहुंच रही हैं, दोज आर थर्मल रेडिएशंस। अब ये जो थर्मल रेडिएशंस हैं क्या ये साउंड वेव्स होती हैं? नहीं सर, क्या हो गया, साउंड वेव्स का इनसे क्या ताल्लुक। बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यस they are electromagnetic waves because they do not need any medium to travel. Are they radio waves? No sir, they are not radio waves. They are actually, if they are infrared waves. आपके पास जो थर्मल रेडिएशंस होती हैं वो किस पे ट्रेवल करती हैं, वो इंफ्रारेड वेव्स पे ट्रेवल करती हैं। सो रिमेंबर दीज काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल। अच्छा मूविंग ऑन, ऑप्शन 9 क्वेश्चन 19 कह रहे हैं इन विच मोड रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज द फास्टेस्ट, सबसे तेज हीट ट्रांसफर कैसे अकर करती है। ए कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है बेटा, कंडक्शन ये होता है कि किसी भी सॉलिड को अगर मैं एक एंड से हीट करता हूं, एक एंड से हीट करता हूं, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस हीट को अब्सॉर्ब करते हैं। जो पहला मॉलिक्यूल होगा, जो पहला पार्टिकल होगा वो अब्सॉर्ब करेगा, अब्सॉर्ब करने के बाद अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, तेज होगा, बराबर वालों से टकराएगा और बराबर वालों को भी तेज कर देगा। ये करते करते बराबर वाले तेज होते जाते हैं, कब तक, जब तक आपके पास तेज होते 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 आखिरी एंड तक नहीं पहुंच जाते। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन, जिसमें पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफर होती है हमारे पास, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में हमारे पास बल्क मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स स्टार्ट हो जाती है। जो हायर डेंसिटी मॉलिक्यूल्स होते हैं जब उनको हीट करते हैं, हाई डेंसिटी होती है उनकी, वो ऊपर मूव करने लग जाते हैं। लोअर डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल्स हमारे पास, सॉरी माय बैड, मैंने थोड़ा सा उल्टा कह दिया। जब हम किसी भी फ्लूइड को हीट करते हैं तो जो हीट होने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके पास नीचे वाले, उनकी डेंसिटी लो होती है, वो ऊपर चले जाते हैं, और जो हायर डेंसिटी होती है वो नीचे आ जाती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बल्क मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रही है जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर होती है, इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। जबकि रेडिएशन में क्या होता है भाई, सन से हम तक जो हीट आ रही है वो कैसे आ रही है सर, सन से हम तक जो हीट आ रही है भाई वो आ रही है आपके पास थर्मल रेडिएशंस के जरिए, जिनको हम इंफ्रारेड वेव्स भी कहते हैं, और वो आ रही है स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल करती हुई। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड में ट्रेवल करती हुई। अब आप सोच लो सबसे तेज कौन सी हो सकती है इनमें से भाई, सबसे तेज ऑब्वियस सी बात है जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं सर, एंड दैट इज ऑप्शन सी। सो द करेक्ट ऑप्शन for question 19 will become option C. Moving on बेटा, question number 20 में कह रहे हैं if two vectors A and B are perpendicular, ठीक है, पहले तो वैल्यूज देख लेते हैं। A की वैल्यू में क्या बताई हुई इन लोगों ने उठा के, 2i प्लस 3j प्लस AK, ठीक है। जबकि B की वैल्यू में क्या बताई हुई है, इन्होंने कहा है भाई i प्लस j प्लस k, और ये मजे की बात इन्होंने ये भी कह दिया ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, एंगल कितना है 90 डिग्री। तो बताओ ये जो छुपी हुई स्मॉल a की वैल्यू है ये कितनी होगी। हमेशा बेटा यहाँ पे याद रखना कि आपके पास जब भी इस तरह का कोई भी सवाल आता है जिसमें कोई भी कोफिशिएंट अननोन कर देते हैं और कहते हैं वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर हैं, तो आपने आंखें बंद करके सहारा लेना है डॉट प्रोडक्ट का, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के। अगर 0 के बराबर है, आओ डॉट प्रोडक्ट निकाल ही लेते हैं इसका, 2i प्लस 3j प्लस ak, ठीक है, डॉट i प्लस j प्लस k। अब जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो दुनिया का सबसे आसान काम है। i वाले कोफिशिएंट को i वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 और i हो जाएंगे i स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3 1 3
प्लस आपके पास क्या आ रहा है ए, 1 जा ए, और ये सब कुछ किसके बराबर है? 0 के, क्योंकि सवाल में हम पहले ही कह चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है आपके पास? 0 के। 3 + 2 हो जाएंगे 5, और दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा आपके पास? -5। तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास? -5। नाउ सर्च फॉर द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, आपके पास -5। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कह रहे हैं आपसे, अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन द एलिमेंट फॉर्म्ड इज। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है, मुझे ये तो नजर आ रहा है कि यूरेनियम टूटा और टूट के उसमें से कौन निकल गया? हीलियम निकल गया। हीलियम को हम लोग अल्फा भी कहते हैं। तो आप इस तरह की इक्वेशन को अल्फा डिके इक्वेशन भी कहते हो कि भाई रेडियो एक्टिविटी हो रही है और यूरेनियम में से अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते जा रहे हैं हमारे पास। जब अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो गए, यहाँ पे ये देखिएगा बेटा ये चीज, कि जब अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास इमिट हो गए तो पीछे क्या बचेगा? देखो पीछे जो एलिमेंट बचता है उसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी तरीके से मैथ्स करते हैं। देखो यूरेनियम में एटॉमिक मास है 238, हीलियम निकल गया, 4 मास निकल गया, तो पीछे कितना बचेगा हमारे पास? 238 में से 4 माइनस कर दें, दैट विल बी 234। सिमिलरली चार्ज नंबर था 92, उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 90। अब नाउ सर्च फॉर दी ऑप्शंस के 234 और 90 हमारे पास किसका एटॉमिक मास और नंबर हो सकते हैं? कार्बन। कार्बन के होते हैं भाई, जिसको बच्चों को याद है वाली चीज, और नहीं भी याद तो कार्बन बहुत बेसिक सा याद रख लो इस चीज को। कार्बन का होता है 12 और 6, मैच ही नहीं कर रहा। नाइट्रोजन का होता है 14 और 7, ये भी मैच नहीं कर रहा सर। हाइड्रोजन के तो सर 1 और 1 होते हैं, ये भी मैच नहीं कर रहा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा फिर हमारे पास ले देंगे? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं, इफ द लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ओपन पाइप है हमारे पास, उसकी लेंथ हमें कितनी दी हुई है यहाँ पे? 50 सेंटीमीटर। डन हो गया। आगे कह रहे हैं, द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर्म्ड विल बी। कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे लोवेस्ट होती है? बेटा सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी, या वो फ्रीक्वेंसी जिसमें एक लूप या फिर एक आपके पास हार्मोनिक बन रहा होता है, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को आपके पास रिप्रेजेंट किया जाता है, चूंकि वो एक लूप या फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होती है, वी रिप्रेजेंट दैट बाय f1, और उसका फॉर्मूला होता है v/2l, स्पीड ओवर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एक्चुअली। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा ए, f1। सिर्फ सिंबल पूछा गया भाई, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? उसे हम लोग बोलेंगे f1 या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मूविंग ऑन, 23 कह रहे हैं, इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बेटा ये बात याद रखिएगा सारे, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ लेंसेज और मिरर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। एंड इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जो है उसके बारे में भी आपसे बता दिया, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। इमेज डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हम लोगों को? 8 सेंटीमीटर। देन द मैग्निफिकेशन विल बी, कितना ज्यादा इमेज बड़ी बनी हुई नजर आएगी मुझे लेंस या मिरर से, तो वो कैसे निकाली जाती है बेटा? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कुछ नहीं करना, सिर्फ डिवाइड कर दो, 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर, देन द आंसर विल बिकम 2 टाइम्स, जिसका मतलब जो इमेज मुझे नजर आएगी वो 2 गुना ज्यादा बड़ी बनी हुई होगी हमारे पास। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs विल बिकम ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। तो बेटा सबसे पहले तो अपने जहनों में ये चीज बिठा लीजिए, ये जो प्रोसेस होता है पोलराइजेशन का, ये प्रोसेस होता है आपके पास सिर्फ एक चीज चेक करने के लिए, टू चेक द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ अ वेव। अगर कोई भी वेव ट्रांसवर्स होती है, ट्रांसवर्स का मतलब क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, तो ऐसी वेव पोलराइज की जा सकती हैं। तो आपके पास ऐसी वेव्स पोलराइज की जा सकती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नेवर बी पोलराइज्ड। ये बात याद रखिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जो कि कंसिस्ट करती हैं हमारे पास कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के ऊपर, तो ये आपके पास कभी भी पोलराइज नहीं की जा सकती। तो पोलराइज कौन कराई जा सकती है? ट्रांसवर्स वेव। पहचानते हैं इन सब में से ट्रांसवर्स कौन सी है हमारे पास, और आपके पास लॉन्गिट्यूडनल कौन सी है। सवाल कह रहा है कौन नहीं हो सकती? लॉन्गिट्यूडनल नहीं हो सकती। तो पहचानो ए ऑप्शन, साउंड। सर साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव बिकॉज साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ
कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, साउंड अपने मीडियम को कंप्रेस करता हुआ आगे बढ़ता है, तो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। आगे भी देख लेते हैं कहीं और तो नहीं है। लाइट, नहीं, लाइट हमारे पास एक प्योर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। यूवी वेव ऑब्वियसली बात है लाइट का ही स्पेक्ट्रम का पार्ट है, तो ये भी हमारे पास ट्रांसवर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। नन ऑफ दीस तो खुद ब खुद कट गया, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बच गया यहाँ पे? ऑप्शन ए, साउंड वेव्स। मूविंग ऑन 25 कह रहे हैं साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन, सबसे तेज साउंड किस में ट्रेवल करता है? तो बेटा सबसे ज्यादा जो तेज होते हैं ना साउंड की स्पीड, वो होती है आपके पास सॉलिड्स के अंदर। एक सिंपल सी बात है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पास ऑब्वियस है कि वो हमारे पास बहुत टाइटली पैक्ड हैं। टाइटली पैक्ड हैं तो दे आर ऑलरेडी वाइब्रेटिंग ऑल्सो। जब ये वाइब्रेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने वाइब्रेशन को सबसे ज्यादा सपोर्ट करना है। गैसेस के तो मॉलिक्यूल्स ही इतने दूर दूर है कि आपको उनको कंप्रेस करने के अंदर ही ये गैस का मॉलिक्यूल है, उनको कंप्रेस करने के अंदर ही आपकी साउंड एनर्जी की जान निकल जाएगी। जबकि सॉलिड्स में ऐसा नहीं होगा, दे आर ऑलरेडी कंप्रेस्ड, तो ज्यादा कंप्रेशन में एनर्जी नहीं निकलेगी और साउंड जल्दी से ट्रेवल करता हुआ एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाता है सॉलिड्स के अंदर। तो साउंड की स्पीड की अगर हम लोग स्पीड की बात करें, इट इज फास्टेस्ट। नंबर 1 स्पीड हमारे पास किसमें होती है? सॉलिड्स में। उसके बाद थोड़े से दूर मॉलिक्यूल्स जिसमें हो जाते हैं यानी कि लिक्विड्स में। उसके बाद सबसे ज्यादा दूर जिसमें हो जाते हैं हमारे पास गैसेस में। तो आपके पास सॉलिड्स में तेज तरीन, लिक्विड्स में सेकंड नंबर और गैसेस में द लोवेस्ट स्पीड ऑफ द साउंड मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आती है सबको? इट्स द रीजन आई चोज ऑप्शन सी टू बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQs नंबर 25।